हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि मनी ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सो इसी पर मैं आज जो लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगी। सो मनी ब्लॉकेजेस के कई सारे रीज़न होते हैं जो कि अभी जो मनी ब्लॉक्स को रिमूव करने से लेकर मनी मैनिफेस्टेशन तक मैं इसमें आई थिंक 6 से 7 वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी जो कि रिक्वायर्ड है। और मैं जो भी गाइडेंस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ना, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स, वो जो एंसेस्ट्रल कर्स वाला पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए शेयर कर रही हूँ। सो जैसे कि मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ी थी और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ें नुकसान करेंगी। मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो कोई भी नॉर्मल इंसान उन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। सिर्फ 2-3 चीज़ें रहेंगी जो कि एंसेस्ट्रल कर्स में स्पेसिफिकली फॉलो करी जाती हैं हील करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें आप नॉर्मल इंसान है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इनर वर्क में मैंने आपको 5 मेन एरियाज बताए हैं जिस पर आपको काम करना है, बैलेंस क्रिएट करना है एंड देन मास्टरी करनी है। अब ये 5 एरियाज हैं: मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। अब इन पांचों एरियाज में से आप एक भी एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब चाहे आप मुझे मैस्कुलिन सुन रहे हैं या फिर फेमिनिन, या डीएफ सुन रही हैं या फिर डीएम, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो आज का टॉपिक है, मनी ब्लॉक्स और फाइनेंसिस, तो इसमें अक्सर मैंने देखा जो फीमेल्स होती हैं, जो आपका अपना अपना माइंडसेट है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, मेरा काम सिर्फ बताने का है। तो अगर उसमें आपको ये लगता है कि आपने बाकी सारा एनर्जी वर्क करा है और आपने फाइनेंसिस पर कोई काम नहीं करा है, तो ध्यान रहे कि एक एरिया में आप पीछे हैं। और आपका जो रीयूनियन होता है ना, डिवाइन जो 3D रीयूनियन होता है, वो होता ही मास्टरी के लेवल के बाद में है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे सारे एरियाज मास्टर किए हुए हैं। सिर्फ एक जो फाइनेंशियल एरिया है वो भी मास्टरी हो रखी है। उसमें एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट रह गया है जो डिवाइन ने इंटेंशनली रोका हुआ है और उसमें थोड़ा सा टाइम है। तो मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ, जब जो चीज़ पता है कि डिवाइन ने रोकी हुई है और वो किसी पर्पज से रोकी हुई है, तो उस पर मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन मैं जो मेरे लेवल पर काम रिक्वायर्ड था ना फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए, वो मैंने करा है और मैंने शुरू से अपने फाइनेंसिस पे काम करा है। अगर आपको ये लगता है कि आपने चारों एरियाज में काम करा है और फाइनेंसिस पर कोई काम नहीं करा है, आप ना तो अर्निंग कर रहे हो और अगर अर्निंग कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो ग्रो कैसे करोगे? सीधी सी बात है ना। ग्रो करने के लिए तो पहले अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये जो पहली कैटेगरी है ना, जो अर्निंग नहीं करती है, और ऐसे बड़े सारे मैंने लोगों को देखा है, स्पेशली फीमेल्स, उनको लगता है कि उनका रीयूनियन हो जाएगा, तो रीयूनियन तो कभी नहीं होगा। क्योंकि जो एक टॉक्सिक माइंडसेट है ना, स्पेशली फीमेल्स का, कि उनको कोई आकर बचा लेगा, उनको कोई सपोर्ट कर देगा, स्पेशली फाइनेंसिस में, तो ये एक लैक माइंडसेट है। फीमेल्स जो होती हैं वो एक तो क्रिएटिव होती हैं, प्लस में एल्केमी की जो एनर्जी है वो उनके अंदर होती है। तो आप अगर अर्निंग नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? और अर्निंग पर मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि अगर भाई आप बाहर जॉब नहीं कर सकते हो तो आपके पास घर में करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ इस पर इन्फॉर्मेशन। जो 3D में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से जो रिविलेशन होती है ना, वो एक्चुअली में होती ही आपके पांचों एरियाज में मास्टरी करने के बाद होती है। तो ये पांचों ही एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कि आज का टॉपिक है मनी। तो अब जैसे एक ना स्पेशल कैटेगरी आती है कि उनका क्या कहना होता है कि भाई वो अर्न नहीं कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ रीयूनियन विद द डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, तो ना तो आपने किसी तरह का एनर्जी वर्क करा है और ना ही किसी तरह का काम किया आपने अपने फाइनेंसिस पे, तो आप अभी 0 लेवल पर हो, ये आपको पता होना चाहिए, नॉट इवन लेवल 1 पर। तो इसकी स्टेजेस हैं और पहले तो आप स्टार्ट करोगे, फिर उस पर ग्रोथ करोगे, फिर जाके मास्टरी करोगे, और एकदम से तो आप मास्टरी नहीं कर सकते ना, इसमें टाइम लगता है। तो ये आपको टेक केयर करना ही पड़ेगा। अर्निंग्स आर मस्ट, इसके बिना तो आप भूल जाना कि आप कभी ग्रो भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल एरिया को छोड़ दिया और सिर्फ एनर्जी वर्क कर रहे हो तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक एरिया तो 0 लेवल पर है ना। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो 9th क्लास में क्या हुआ था, कोई एक इवेंट हो गया था स्कूल में जहाँ पर मेरी गलती नहीं थी और मुझे डांट पड़ी थी। तो वहाँ पर मेरी क्लास टीचर का ईगो हर्ट हो गया था। तो बस उसी इंसिडेंट के बाद में क्या हुआ कि जब मुझे डांट पड़ी ना, तो मुझे क्या है, जब मेरी गलती नहीं है ना तो आप मुझे सुना नहीं सकते, और अगर आपने सुनाया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैं डिसीजन ले लूँगी। तो वहाँ पर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ना मेरे फाइनेंसिस पे काम करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है ना, लोग अगर आपको सुना पा रहे हैं, चाहे आपके घर के हैं चाहे बाहर के, बाहर वाले तो कभी कह रहे हिम्मत नहीं हुई है, बट देन घर वालों को बता रही हूँ कि आप मेरे लिए पे कर रहे हो, शायद इसीलिए अकड़ है। तो मैंने इस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्यूशन्स लेनी स्टार्ट कर दी। तो जो मेरी स्कूल की फ़ी होती थी ना, वो मैं खुद से पे करती थी। तो उनको दिख रहा था कि अब ये कैसे सुनाएंगे मुझे ना। अभी तक तो ऑप्शन होता था सुनाने का कि हम ये कर रहे हैं तुम्हारे लिए, एहसान जताना जिसे कहते हैं। तो अब क्या होता है कि फिर वहाँ से जब मैंने ट्यूशन लेनी शुरू करी है, एंड देन मेरा ये डिसाइड था कि मैं 12th के बाद में जॉब स्टार्ट करूँगी, मैं फुल टाइम डिग्री नहीं करूँगी, मेरे पास
ऑप्शन नहीं था। अगर मैं फुल टाइम डिग्री में जाती तो शादी वाला ऑलरेडी ड्रामा चल रहा था। तो 12th के बाद मैंने क्या करा, मैंने जॉब स्टार्ट करी है, और मेरी जो पहली सैलरी थी वो थी 6,500 फुल टाइम जॉब में, 8 से 10 घंटे की जॉब होती थी। और उस टाइम पे मुझे 25,000 की जॉब ऑफर करी गई थी घर से, जो कि कुछ उसमें फेक डॉक्यूमेंट थे। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूँगी, तो उसके लिए मुझे अलग से डांट पड़ती है। तो अब अगर आपने सुना होगा तो मुझे क्या डायलॉग सुनाया गया था कि इससे ज़्यादा सैलरी तो मेरे चपरासी की है। ये डायलॉग मुझे सुनने को मिला था। मैंने कोई बात नहीं, सच्चाई अच्छाई का रास्ता अच्छा होता है, लंबा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 6,500 पे जॉब स्टार्ट करी। उसके बाद करते करते मैंने जो जॉब स्विच करी है, मेरे गोल्स बहुत क्लियर थे। तो अगर मैंने 10 साल के अंदर ना मैं लैक्स में अर्न करना शुरू कर दिया था मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और लैक्स में भी, कई लैक्स में क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अच्छा, जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो मैं सिर्फ 12th पास थी, और 12th पास पर कुछ अच्छी जॉब्स होती हैं, कुछ जिसमें बहुत हैवी आपको सैलरी मिलती है। तो वो जॉब मुझे नहीं करनी थी। जैसे एयर होस्टेस की जॉब होती है, मुझे था कि ये मैं नहीं कर सकती, मेरी बस की बात नहीं है। तो मैंने इसलिए चूज़ करा कि मैं वो 6,500 की नौकरी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि वहाँ से करते करते तो 10 साल में मैंने बहुत ग्रो करा। क्यों करा मैंने? क्योंकि मैं हमेशा से बैलेंस में रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँगी ना, तो मैं हमेशा से DMDF की एनर्जी में रही हूँ चाइल्डहुड से। फियर एग्जिस्ट नहीं करता, को डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ की नहीं रही है। 9th क्लास में फाइनेंसेस का कंट्रोल मैंने अपने हाथ में ले लिया था। जब मैंने अपनी फ़ी पे करनी शुरू करी है तो फाइनेंसेस तो मेरे कंट्रोल में थे, और मेरा मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो कई बार क्या होता है ना, लोग अर्न बहुत करते हैं बट उनका मैनेजमेंट बहुत गंदा होता है। तो जब मैंने घर से बाहर आकर रहना शुरू करा है, तो उस टाइम पर मेरी सैलरी थी 10,000 रुपये। अब उसी 10,000 में मुझे घर का रेंट भी पे करना था, और मेरी कॉलेज की फ़ीस होती थी जो मुझे सेमेस्टर वाइज पे करनी होती थी। तो घर से बाहर आने के बाद में ना, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है डिस्टेंस से, फिर मैंने अपना MBA करा है। सो इस तरह से मैंने ग्रोथ हासिल करी है कि जैसे कि मैं जॉब कर रही हूँ और अर्निंग कर रही हूँ, बट साथ साथ जैसे मैंने डिग्री अपग्रेड करी, फिर मैंने अपना MBA करा, तो अपने ही दम पे तो करा है, दूसरों से थोड़ी ना हेल्प ली है। और ये कोई एक दिन में तो नहीं हो गया, 10 साल का टाइम लगता है इसमें। बट मैं शुरू से काम तो कर रही थी ना, तो मैंने शुरू से काम करा है और एक्स्ट्रा काम करा है, तब जाकर इतनी ग्रोथ मुझे मिलती है। तो 2014 से मेरी जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जब मैंने एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल लेवल की कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन करा, वो भी HR में। तो उसके बाद से मेरा सारा एक्सपीरियंस HR का है, और HRS बहुत अच्छा प्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छी सैलरीज पे होती है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी है। तो ग्रोथ तो मैंने करी है, लेकिन मैंने उसके लिए काम करा है। अब क्या होता है, जैसे कि जो भी मैं जॉब कर रही थी, साथ के साथ मुझे ये था कि मुझे जॉब हमेशा तो नहीं करनी है। तो मुझे पता था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मेरे पास और फर्दर गोल्स होते थे। तो मैं उनकी तैयारी अपने वीकेंड्स पर करती थी। जो वीकेंड पर लोग मस्ती कर रहे होते थे, क्लब जा रहे होते थे, मेरे जो साथ के लोग होते थे पार्टीज कर रहे होते थे, तो मैं वीकेंड पे अपना काम कर रही होती थी कि मुझे इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करना है। तो जो टाइम लोग वेस्ट कर रहे होते थे, आज वो लोग वहीं पर हैं, उसी जॉब्स में फंसे हुए हैं, उनकी कोई ग्रोथ भी नहीं है। हाँ, हो गया 2-4-5 हज़ार का अप्रेजल, बट मेरे साथ उनको मेरी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, बट किसी को ये नहीं दिखता कि मैंने कितना हार्ड वर्क करा है। वो लोग नहीं देखना चाहते ना एक्चुअली में, उनको सिर्फ ये दिखता है कि आप तो लकी है। दूसरा, जैसे कि मेरा 10+ ईयर्स का HR का ही एक्सपीरियंस है, तो मार्केट में ना जॉब्स की कोई कमी नहीं है। मैंने जो देखा है कि लोगों में स्किल्स नहीं है, टैलेंट्स नहीं है, और अगर स्किल्स और टैलेंट्स नहीं है तो उस पर लोग काम भी नहीं करना चाहते, उनको लगता है बस हाथ में कोई जॉब पकड़ा दे। तो HR का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। तो अगर आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है तो उस पर ना आपको काम करना पड़ता है। और जैसे कि बड़े सारे एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, फैमिली से देखे हैं, और रिलेटिव्स में देखे हैं, जिनके पास डिग्रियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनसे इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं होते क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको बोलना नहीं आता है, वो क्वेश्चंस के आंसरिंग कर ही नहीं सकते हैं। और ये चीज़ें वो किसी को बताते तो नहीं है, खैर मुझे तो पता है, किसी रीज़न से पता है। तो अब ये रीजंस हैं, तो आपको ना शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जो फाइनेंशियल एरिया है, आप चाहे जैसे मर्जी अर्निंग करो, वर्क फ्रॉम होम करो और ऑफिस में जाके जॉब करो या कोई बिजनेस सेटअप करो, आपको अर्निंग तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो जैसे मेरे साथ फाइनेंसेस का कोई इशू नहीं था, जब से मैं अर्निंग कर रही हूँ, मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, तो मैं सेविंग्स रखती हूँ, सेविंग्स मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन अब जो मनी ब्लॉक्स मुझ में होते थे, जो सेविंग्स नहीं हो पाती थी, उसके पीछे ना कई सारे रीज़न होते थे। अब जो मनी ब्लॉक्स होते हैं ना, उसके कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हैबिट्स। सो हैबिट्स में क्या गलतियाँ होती थी कि मुझसे जब भी जिसने पैसे मांगे, मैंने उठा के उनको दे दिए। अब कोई पैसे मांगता था ना, तो वो ये नहीं कहता था कि उसको बस ऐसे ही चाहिए, वो ऐसे इमरजेंसी दिखाता था, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, घर का है बाहर का, कि जैसे बेचारा मर जाएगा, और मैं अपना बैंक अकाउंट खाली कर देती थी। अब
इन लोगों ने जब भी पैसे से मांगे ना, इस बेचारा बन के बेचारी बन के, और मैंने उठा के दे दिए। मैंने कई बार अपने बैंक अकाउंट्स को खाली कराया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। तो अब क्या होता था, ये जो इनको इतनी इमरजेंसी में प्रॉब्लम होती थी ना, ये इनकी अपनी गलतियों की वजह से होती थी। लोगों का मैनेजमेंट बहुत पुअर है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ना शो ऑफ बहुत करते हैं। शो ऑफ में वो अगर उनको कर्ज लेकर भी शो ऑफ करना तो वो करेंगे। ऐसे से कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेरी लाइफ में। बहुत बड़े बड़े लोग ही बता रही हूँ मैं, जो हमसे एज में बहुत बड़े हैं या फिर हमारी एज के हैं। तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर गलत थी तो वो उनकी वजह से थी। जैसे कई लोग ऐसे भी देखे जिनको घर में शादियां करनी है बच्चों की, लेकिन वो कर्ज लेके शादी करेंगे। अभी बच्चे की एज नहीं हुई है लेकिन शादी उनके लिए करनी है, वो जरूरी है। तो ये एक गलत चीज़ है। तो मेरा सपोर्ट रहता था कि आपने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने दे दिए, चाहे लड़के की शादी है चाहे लड़की की शादी है। तो अब क्या होता है कि जब मैंने पैसे दे दिए तो घर में एक को पता है, दो को पता है, तो सबने इसको ना पैटर्न बना लिया कि इसके पास कॉल कर लो। और मैं देती आई। मैंने कई साल इस चीज़ को कंटिन्यू करा है। मतलब मुझे याद है 2010 से 2019-20 तक इसे कंटिन्यू करा है मैंने। और दिए हुए पैसे कभी भी वापस नहीं लौटते थे। ये भी एक अच्छा खासा पैटर्न रहा है। तो अब क्या होता है, 2020 में जब मेरी अवेकनिंग होती है तो मैं काम तो कर ही रही थी और मेरी ग्रोथ बड़े रैपिड स्पीड पे बढ़ रही थी, फाइनेंशियल वाइज भी। तो बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे डिवाइन बोलते हैं कि ये कब तक चलेगा। ये जो आदत है ना, जो मैं लोग मुझसे पैसे मांगते और मैं दे देती हूँ। अब तो कोविड टाइम था, अब तो और बाकी जो कनेक्शन पे लोग थे वो जॉब नहीं कर रहे थे, मैं इकलौती जॉब कर रही थी, तो ये और ज़्यादा बड़ा हुआ था। तो डिवाइन कहते हैं इस पर कंट्रोल लगाओ, आखिर कब तक चलेगा, हमें तो और देना है बट तुम रेडी नहीं हो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। तो जब डिवाइन ने बोला ना कि ये कब तक चलेगा तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा हाँ सही बात है, कब तक चलेगा, बहुत टाइम हो गया, अब इस पर कंट्रोल लगा देते हैं। तो अब अवेकनिंग के बाद तो बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई थी, जो चीज़ें मुझसे हिडन थी ऑन पर्पज, उस 10 साल की जर्नी की वजह से। तो सब क्लियर था कि जिसको मैंने पैसे दिए वो गलती करा था, मैंने नहीं देने चाहिए थे। तो अब वहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड थे, या ज़्यादातर लोग ऐसे कनेक्टेड थे जो सिर्फ पैसों की वजह से ही कनेक्टेड थे। तो ऐसे ही किसी का फ़ोन आता है मेरे पास, एंड देन उन्होंने ऐसे बोलना शुरू करा कि मुझे फाइनेंसिस की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर लूँ। तो मैंने उन्हें ऑल ऑफ अ सडन बोला कि मैंने ना पैसों का लेन देन बंद कर दिया है, कोई ना स्पिरिचुअल रीज़न है, कुछ तो उन्हें रीज़न दिया था मैंने। तो अब क्या होता है, वो आखिरी दिन का उनका भी कॉल नहीं आया मेरे पास में, जबकि जिसका कॉल आता था रेगुलर 5-6 महीने में एक आध बार कॉल आ ही जाता था, उस दिन के बाद से कभी उनका कॉल नहीं आया। और वो ये बहुत इमीडिएट रिलेटिव है। तो अभी जो पैसे मांगने वाले लोग होते थे ना, ये मुझसे एज में सारे बड़े होते थे, चाहे 40s में 50s में है, और थोड़ा और बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो अब इनको आदत पड़ी हुई थी। आदत बनती कैसे है, मैंने तो डलवाई थी ना आदत। तो अब किसी की शादी हो रही है, किसी ने बोला वहाँ पर पैसों की कमी है, चाहे लड़की है, तो मैंने और उठाकर दे दिया है। तो मेरी आदत बन गई थी ना कि अगर फीमेल की, अगर किसी ने बोला है कि भाई शादी है और उनके पास फाइनेंसिस का इशू है, तो कैश के साथ साथ ना मैं उसे और भी बहुत कुछ करके देती थी। चलो कोई बात नहीं, लड़की की शादी है, बट ये लोगों ने देखा है कि ये कर देती है बिना कुछ सवाल जवाब करे। तो उस चीज़ को ना इन्होंने क्या करा, बेनिफिट में लेना शुरू कर दिया कि इसको बोल दो ये कर देगी। मैंने कहा तमाशा थोड़ी चल रहा है, मैंने तो ये सोचा था कि भाई किसी की हेल्प हो जाएगी। तो अब 2020 में जब डिवाइन ने मुझे ये बात बोली कि कब तक चलेगा, हमें तो और देना है, और लेकिन तुम रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, और यही वाला रीज़न था जो मैं, किसी ने भी पैसे मांगे और मैंने उठा के दे दिया है। तो 10-12 साल तक मैंने शायद इस गलती को रिपीट करा है, जिस पर अब कंट्रोल लगाने का टाइम आया था। तो ये था मनी ब्लॉक। अगर आप, क्या होता है, अगर आप एक ढंग के इंसान को हेल्प कर रहे हो ना, जो जेन्युइनली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाता है, जो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखता है, जो अच्छी तरह से लाइफ जीता है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी तो आप हेल्प कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे इंसान की हेल्प कर रहे हो जिसको आदत है शो ऑफ करने की, वो भी कर्ज लेकर शो ऑफ करने की, कर्ज लेकर शादियां करने की, कर्ज लेकर घर बनाने की, तो ऐसे इंसान की आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये मेरा लेसन था, मे भी हो सकता है आपके लिए हो, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया है। तो अब जैसे ही मैंने इस आदत पर कंट्रोल लगाया ना, अब इसमें करना क्या था, मुझे सिर्फ डिसीजन तो लेना था कि नहीं, अब मैं जितने भी मेरे नोन में कांटेक्ट में लोग हैं, और पता तो था ही कौन कौन से हैं ऐसे, और कब कभी इनको इस तरह से इन्होंने मांगने का पैटर्न बना रखा है। तो मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मेरे नोन में जितने भी लोग हैं, मैं किसी से भी मनी का एक्सचेंज नहीं करूँगी। मांगे तो कभी नहीं थे, लेकिन देना भी नहीं था। तो इसका मैंने डिसीजन लिया है, और ये वहीं से मैंने स्टॉप लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, मेरे फाइनेंसेस में रैपिड स्पीड पर ग्रोथ होने लगती है। तो अभी तक क्या होता था, अर्निंग तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, लेकिन मैं सेविंग्स नहीं कर पाती थी। सेविंग्स मैं करती थी इतना कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे रेंट पे करना है, मेरे पास और अपने एक्सपेंसेस होते थे। लेकिन जिस लेवल की सेविंग मेरी होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से मैं अर्निंग कर रही थी, उसमें गड़बड़ थी। तो वो तो एक इस पर्टिकुलर ब्लॉक की वजह से थी, जो मैं गलत लोगों को हेल्प कर रही थी फाइनेंसिस वाइज। तो इस पर ब्लॉक लगाते क्या होता है, मैं सेविंग्स कर पाती हूँ, प्लस में ग्रोथ तो हो जाती है। लेकिन अब जैसा कि मैं हीलिंग कर रही थी, एंसेस्ट्रल कर्स था, तो मुझे ना कई सारे जो मनी ब्लॉक्स हैं वो डीएनए के थ्रू भी पास ऑन हुए थे। तो वो मैं आज इसमें शेयर कर देती हूँ। अब अच्छी बात क्या होने लगी, जब मैंने इस आदत पर कंट्रोल लगाया ना, तो ये लोग क्या करते थे, जब इनको मैंने एक बार मना किया, ऑब्वियस सी बात है, ये तो नहीं बोला मैंने कि मैं आपको नहीं दूंगी अब पैसे, ये मैंने इनको कोई ना कोई रीज़न दिया है। तो अब जो ये लोग थे ना, इनको आदत पड़ी हुई थी ना बार बार मांगने की, तो इनको लगा कि चलो एक बार मैंने जेन्युइनली मना कर दिया होगा, इनका फिर से कॉल आता है।
तो इन्होंने क्या करा, 1 साल तक ट्राई करा है, बीच बीच में गैप देके फिर से मांगना, फिर इनको ना समझ में आ गया कि नहीं एक्चुअली में ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं अब। तो मैं तो ग्रोथ देख रही थी, मुझे समझ में आया कि एक बड़ा सा मनी ब्लॉक था जो कि रिजॉल्व हो गया है। दूसरा जो मनी ब्लॉक था वो था कि मेरा टाइमली बिल्स को ना पे करना। ये फैमिली से पैटर्न के थ्रू मुझे पास ऑन हुआ था, जो कि कैरी हो रहा था। और हाँ, मुझे पता था कई सालों से ये चीज़ मेरे साथ रिपीट हो रही थी, बट मैंने 2020 में इस पर भी कंट्रोल लगाया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जिस वक्त मेरे पास उसका बिल आता है, चाहे मेरा मोबाइल बिल है या फिर कोई और चीज़ है जिसका मुझे बिल पे करना है, अगर उसकी कोई ड्यू डेट है, तो जिस दिन मेरे पास उसका बिल आया है, इनवॉइसिंग आई है, उसी दिन मैं उसका बिल तुरंत के टाइम पे कर दूंगी। उसको मैं एक भी दिन डिले नहीं करूंगी। इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आदत सेट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, उसको हैबिट में लाने में, लेकिन उसको मैं कर पाती हूँ। तो 2 से 3 महीने का टाइम था, और इसको जितना जिद्दी होकर आप करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी इन ब्लॉक्स को रिमूव करने में। सो अगर आप अपने बिल्स को टाइमली नहीं पे करते हो, फिर चाहे आपका मोबाइल बिल है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, या कोई और तरह के जैसे हाउस रेंट, तो खैर आप क्या ही डिले करोगे, बट हो सकता है ना कई और तरीके के बिल्स होते हो जो आप अगर डिले कर रहे हो, तो ये भी ना मनी ब्लॉक्स को ही क्रिएट करता है। तो अगर आप इसको टाइम पर पे करना शुरू कर दोगे, तो इस तरह से मनी ब्लॉक भी रिमूव होता है। एक मेरे अंदर आदत होती थी, थॉट प्रोसेस था, हो सकता है कि ये डीएनए के थ्रू ही पास ऑन हुआ हो, कि सेविंग्स का मतलब होता है कम से कम 60-70,000 रुपीज़ को हर मंथ सेव करना। अब मैं अर्न तो ज़्यादा कर रही थी, लेकिन मेरे एक्सपेंसिव ज़्यादा हो रखे थे इस टाइम पे, कोविड टाइम में। जिस तरह के वो एनर्जी ट्रिक कर रही थी ना, ये जो ईविल एंटिटीज़ थी, कि मैं एक पे कंट्रोल लगा रही थी तो दूसरा क्रिएट कर रही है। तो ये शॉपिंग वाला जो सीन था ना, ये इंटेंशनली इन एंटिटीज़ के थ्रू करा जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने अपनी शॉपिंग पे कुछ टाइम के लिए कंट्रोल लगा दिया कि भाई मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया ना कि ये एंटिटीज़ के थ्रू क्रिएट करा जा रहा था। तो जैसे अगर किसी को शॉपिंग करने की ज़्यादा आदत है, ओवर शॉपिंग की आदत है, तो ये भी मनी ब्लॉक्स ही है। अपना जो मैनेजमेंट होता है ना मनी के साथ में, उसको बहुत अच्छा रखना होता है। तो ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट होती है। आप जितना भी अर्न कर रहे हो, उसका पहले सब जो भी अमाउंट आप अर्न करते हो, सबसे पहले उसमें से सेविंग्स के लिए अमाउंट निकाल दो। बाद में फिर आप अपने जो स्पेंडिंग्स पर आपको इन्वेस्ट करना है वो करो। सो कोविड टाइम में मेरी जो शॉपिंग थी वो 40 से 60,000 एंड कई बार 1 लाख तक भी गई है। तो मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, इसको ना मैं एक काम करती हूँ, ऑपोजिट कर देती हूँ कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, इसको मैं सेविंग्स में डाल देती हूँ। तो पता था कि ये एंटिटीज ट्रिक कर रही थी। तो जब ये मुझे फूड क्रेविंग्स क्रिएट करती थी कि नहीं तुम मीठा खाओ, तो मैंने कहा मैं तीखा खाऊंगी। मतलब इनके साथ लड़ाई चल रही थी ना मेरी। तो मैंने कहा आप ये शॉपिंग के लिए मुझे क्रिएट करो। मुझे पता, मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी, शॉपिंग में करती हूँ, लेकिन इतना नहीं करती हूँ जितना कि ये ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया था। तो मैंने क्या करा, उसको शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इसको मैं अब सेविंग्स में डाल देती हूँ। तो कुछ टाइम के लिए मैंने क्या करा, 6 महीने के लिए वो सारा अमाउंट जो मैं शॉपिंग कर रही थी ना हर महीने, उसको मैंने उठाकर सेविंग्स में डालना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होता है, सेविंग तो हमेशा आपको हेल्प ही करती है। एक और ब्लॉक है जो कि दूसरे लोगों की लाइफ में देखा जाता है, मेरी लाइफ में कभी नहीं रहा है। शुरू से मेरी अच्छी आदत रही है इस बात को लेकर, जैसे कि मैं अपना हर साल ना वॉलेट चेंज कर देती हूँ। तो बीइंग अ फीमेल हम 2 बैग रखते हैं, एक तो बड़े वाला जो हैंड बैग होता है और एक जो हमारा वॉलेट होता है। तो दोनों को मैं रिप्लेस करती हूँ हर साल, ये मेरी शुरू से आदत है। और अपना यूज़ किया हुआ वॉलेट और या फिर हैंड बैग कभी किसी को नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना अगर आप कभी ऐसा करते हो तो। मैंने खैर कभी नहीं करा था ऐसा। तो ये तो एक अच्छी आदत थी। और मैं हमेशा से ना, जो वॉलेट का कलर होता है वो बहुत मैटर करता है। तो एक बार मैंने गलती करके ना ब्लू कलर का वॉलेट ले लिया था। तो अब जैसे कई बार होता है कि आप अर्निंग तो अच्छी खासी कर रहे हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंसेस जो मनी लीकेज का रीजन बनता है ना, तो आपका वॉलेट का कलर बहुत मैटर करता है। सो अगर जिसके साथ में ये वाला प्रॉब्लम है ना कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक तो नया वॉलेट बाय करो, बीट मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उसका ना कलर रखना आप ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर जो होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो अगर आपने देखा होगा जो हैंड बैग्स भी होते हैं, जो लैपटॉप बैग्स होते हैं, जनरली आपको ये ब्राउन कलर के लोग लेते हुए मिलेंगे। सो जो वॉलेट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इन मनी लीकेजेस को रखने में या फिर रिमूव करने में। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको ब्राउन कलर का वॉलेट लेना है। और मेक श्योर कि आप ब्लू कलर का वॉलेट नहीं रखें। ब्लू कलर का अगर आप वॉलेट रखोगे तो मनी लीकेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें पैसे टिकेंगे नहीं, जाते रहेंगे। और वॉलेट के साथ में ना कई सारी करेक्शन करनी होती है, जो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर कर दूंगी। और वैसे भी जैसे कि मैंने अभी बोला है, मनी ब्लॉक्स को रिमूव करने में 6 से 7 वीडियोस मुझे शेयर करने पड़ेंगे। है ऐसा प्रोसेस, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक तो वॉलेट का कलर आप ध्यान रखो। दूसरा क्या होता है, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि लोग ना अपने वॉलेट्स में जो स्लिप्स वगैरह होती हैं या बिल्स वगैरह होते हैं उनको रखते हैं। तो इससे क्या होता है ना, ये आपके मनी लीकेजेस को मतलब क्रिएट करता है। तो ये एक गलत चीज़ है, गलत प्रैक्टिस है। आपको अपने वॉलेट में ना कभी भी किसी भी तरह का बिल नहीं रखना चाहिए। जैसे कभी हमने कोई परचेजिंग करी है, शॉपिंग करी है, कभी हम बाहर चले गए, तो वहाँ पे जो बिल दिया जाता है लोग अपने वॉलेट में रख लेते हैं, स्पेशली विद मैस्कुलिन्स। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरा, वॉलेट में कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं रखना है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेब्ट को शो करता है, कर्ज ही एक तरह से।
तो अपने वॉलेट में सिर्फ अपना डेबिट कार्ड रखो जिसमें आप अपना अमाउंट सेव करते हो बैंक अकाउंट में। क्रेडिट कार्ड को नहीं रखना, उसको सेपरेट कर लो। और वॉलेट में आपको कभी भी कटे फटे नोट नहीं रखने हैं। जो भी आपका अमाउंट होता है, पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उसमें कोई भी नोट कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये भी मनी लीकेज को शो करता है। तो मेक श्योर कि अब जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, लोग दे देते हैं ना, तो अगर आपके पास ऐसा कोई नोट है तो आपको उसको रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, लेकिन आपके वॉलेट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वॉलेट में आपके सिर्फ आपके पैसे होने चाहिए। वो भी जो नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छी सिचुएशन, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। गले सड़े या फिर कटे फटे नोट नहीं रखने हैं। कई बार लोग रख लेते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू है, बट देन ये आपके मनी लीकेज को ही बढ़ावा देता है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। और क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और अगर किसी को और कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने की आदत है ना वॉलेट में, स्पेशली मैस्कुलिन्स, तो प्लीज आप उसको रिप्लेस कर लो। इसके लिए आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे। और अगर आपको आदत है कि भाई आपका जो वॉलेट है, चाहे वो छोटे वाले वॉलेट है फिर बड़ा हैंड बैग है, तो वो कट फट गया है तो भी आप उसको घसीट रहे हो कई साल से या फिर कई महीनों से, तो ये आपको रिप्लेस करना होता है। अगर आपका वॉलेट कटा फटा होगा तो वो भी मनी को, जो मनी एनर्जी होती है उसको लीकेज को शो करता है। तो कटे फटे वॉलेट भी आपको नहीं रखने चाहिए। आदत बना लो। अगर आप 1 साल में नहीं भी रिप्लेस करते हो, वैसे कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े कोई ब्रांडेड वॉलेट्स भी शायद हर इंसान नहीं रखता है। जैसे मुझे ब्रांड्स की आदत नहीं है, मुझे सिर्फ क्वालिटी से मतलब होता है और अच्छी क्वालिटी से मतलब होता है। तो मुझे ये है कि आई डोंट माइंड स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी जो भी मेरा वॉलेट है उस पर बाइक के लिए, बट मैं बाकी चीज़ों पे ब्रांड्स पे नहीं जाती हूँ। तो अब इंसान हर साल अपने ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करता ही है। कपड़ों पे खर्च करते हो आप, तो ये जो चीज़ें है ना, इसको आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो जो वॉलेट है, एक अच्छी क्वालिटी का वॉलेट रखो एंड मेक श्योर लेदर आपको यूज़ नहीं करना है। सो लेदर का वॉलेट आपका नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा वॉलेट है चाहे हैंड बैग है। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। अब वॉलेट में ना एक तो अच्छी एनर्जी के लिए मैं आपको कई सारी चीज़ें और एक पर्टिकुलर वीडियो में शेयर कर दूंगी, जो मैं सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग सेशन में शेयर करती हूँ, बट विल सी अगर करना है नहीं करना। सो अब क्या करना है आपको, अब जैसे कि वॉलेट है, जो नोट होते हैं वो कई लोगों के हाथों से होकर आए होते हैं ना कहीं से ट्रैवल करके आए होते हैं, तो उनकी भी एनर्जीज होती हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में और मे भी 15 दिन में ना एक बार न्यू मून या फुल मून पे स्पेशली आप कर सकते हो कि अपने वॉलेट की ना स्मजिंग कर लो। सारे अमाउंट का जो स्मजिंग होता है, इंसेंस दिखा लिया, चाहे लैवेंडर या फिर सेज है, तो इससे क्या होता है, एनर्जी क्लेंजिंग होती है। तो ये भी आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि जरूरी होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं कि वो पैसे पता नहीं कितने हाथों से चलकर आए होते हैं, तो उसमें एनर्जीज होती हैं, तो उस एनर्जीज को भी आप क्लेंस कर सकते हो। ये डेली आपको नहीं करना है, बट मेक श्योर कि आप 15-20 दिन में इसको एक आदत जरूर बना सकते हो। सो स्टेबिलिटी के लिए जो वॉलेट का कलर है, बैक का कलर है, वो सबसे बेस्ट कलर है आपका ब्राउन कलर। अगर आप कोई और रंग बिरंगे कलर रखते हैं वॉलेट के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मत रखो। अगर किसी ने बेसिक लेवल का काम करा हुआ है ना मनी ब्लॉक्स पे, तब जाकर आप अपना ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का वॉलेट रख सकते हैं, बट अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। पहले आप अपना ब्राउन से शुरू कर लो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो आपको घर की स्पेस को क्लेंस करना होता है, जितना ज़्यादा आप क्लटर फ्री रखेंगे अपने घर को, अपने वॉलेट को, उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपके माइंड पर होगा, आपके इमोशंस पर होगा। सो मेक श्योर किसी भी तरह का क्लटर आप अपने घर में ना रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेम वे आपका वॉलेट भी क्लटर फ्री होना चाहिए, बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तब जाकर आप कहीं स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो भी जब आप अर्निंग कर रहे हो तब। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, किसी तरह की अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आप किसी तरह की फाइनेंशियल अबंडेंस को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत लगाना। और ये जो मनी ब्लॉक को रिमूव करने का वीडियो जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि आपकी जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है वो मस्ट है। अगर वो नहीं होती है तो फाइनेंशियल इश्यूज आपको रहते ही रहते हैं। तो मेक श्योर कि आपने वो कर लिया हो। एंड दूसरा था आपका कुलदेवी की पूजा, प्लस में फिर आपका जो आपके घर का क्लेंजिंग स्पेस है वो तो पहले स्टेप पे करवाया हुआ है मैंने, तो जब बताया था आई एम श्योर कि आपने तब कर लिया होगा। और वो आदतें आपको बनानी पड़ती हैं, तो ये जो हैबिट्स है ना, ये आपको सुधारनी पड़ेंगी। दूसरा, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। ओवर स्पेंडिंग भी गलत आदत होती है, और कहाँ पर क्यों स्पेंड करो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को ना आदत होती है जैसे कि रिस्क लेने की मनी के साथ में। सो देखो, अगर आप सिंगल हो, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं है और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, कोई आप पर डिपेंडेंट नहीं है, तब तो आप रिस्क ले सकते हो। बट एक रिस्क भी ना एक अच्छे तरीके से लिया जाता है। जैसे मैंने लोगों को बेवकूफ़ियाँ करते देखा है कि सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया एक बिजनेस को रन करने के लिए, या फिर लोन लेकर आप बिजनेस रन कर रहे हो। अब आपको आउटकम तो पता नहीं है, या तो आपको 100% श्योरिटी हो कि नहीं भाई इसमें आउटकम आने वाला है और इतना आएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। ये एक रिस्क टेकिंग ही प्रोसेस होता है। तो ऐसे ना कई सारे लोग आपने सुने होंगे टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, कि उनके पास में इतना सारा कर्ज था। भाई वो हुआ कैसे? आपने गलती करी होगी तभी तो हुआ है ना, ऐसे तो हो नहीं गया। तो ये जो गलत तरीके होते हैं ना जिंदगी जीने के, ये भी आपको सुधारने पड़ेंगे। जैसे मेरे घर में रिलेटिव में एक फैमिली मेंबर है, जो है तो वैसे बहुत अच्छे इंसान, बट उनका क्या होता है कि अपना 90% का जो अर्निंग है वो हर महीने की अर्निंग को उठाकर ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।
तो मैं एक बार फैमिली से उनकी मिली थी रिसेंट में, तो जो भाभी वो बताने लगी कि ऐसे टेंशन में रहते हैं, सारा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है या फिर करते हैं। तो मैंने बोले ये कौन सा ज़िंदगी जीने का तरीका है कि नहीं इससे ना बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मैंने आज आप खुद तो स्ट्रेस में जी रहे हो, अपनी फैमिली को भी स्ट्रेस दे रहे हो, अब आप स्ट्रेस में हो तो उनको तो स्ट्रेस होगा ही ना, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। तो आपको ना ये गलतियां नहीं करनी है। जो आपको जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री लाइफ को जियोगे, जितना ज़्यादा अंदर से खुश रहोगे, उतना ज़्यादा आप इन एनर्जीज को मास्टर कर पाओगे आगे चल के। अभी तो ये पहला स्टेप है जो मनी ब्लॉक को मैं रिमूव करने का बता रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप, अगर आपके अंदर ऐसी कोई आदतें हैं तो आपको इनको बंद करना है। अब जैसे कि एक केस और था कि लॉयर थी, मुझे ना कोई पेपर वर्क बनवाना था, आई थिंक एफिडेविट था, तो वो ऐसे ही बताने लगे, देखो हम तो एम्पैथ हैं, स्टार सीड है, तो लोग अपने आप ही बोलना शुरू हो जाते हैं कि उसका हस्बैंड है, उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज थी, दोनों ही लॉयर हैं। तो अब वो क्या करता है कि वो अपने नाम पे तो उसने लोन लिए ही हुए थे, कर्ज में डूब रहा था, और वाइफ के नाम पर भी लोन ले रहा था, वो भी वर्किंग लॉयर थी। तो करते करते ना इसको बहुत टाइम हो गया था और उसने बोलने के बाद भी बंद नहीं किया। तो उस लॉयर ने क्या करा, उससे अलग हो गई। वो अलग रहती है बिना डाइवोर्स के, कहती ये तो लाइफ उसने खराब कर दी ना, अपनी तो कर रखी, मेरी भी कर दी। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो ऐसे ना बड़े सारे लोग आपको मिलेंगे, मैस्कुलिन्स जो फेमिनिन के नाम पर लोन लेते हैं जब वो उनकी पार्टनर है। कई बार फेमिनिन्स भी ऐसी गलतियां करती हैं। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको जो लोन वगैरह होते हैं इनसे दूर ही रहना है। तो अगर आपको मनी के साथ में रिस्क लेना भी है तो सबसे पहले अपने सेविंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखो। और जब आप कभी कहीं पर इन्वेस्ट करते हो रिस्क लेने के लिए, तो मेक श्योर कि अगर वो आपको आउटकम नहीं भी आता है या फिर लॉस हो जाता है तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। थोड़ा बहुत पड़ेगा ज़रूर, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इतना ना हो कि आपकी मेंटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए और आपकी वजह से आपके घर वालों की भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो ये जो गलत तरीका है ना जिंदगी जीने का, ये बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। एंड देन फिर वो कहते हैं कि वो उनके साथ गलत क्यों हो रहा है। खुद की आदतें होती हैं गलत, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो आपको इन गलतियों को नहीं करना है। और अगर मनी ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हो तो एक तो पहले होता है कि अभी आप स्टेबल करो खुद को ना, जो फाइनेंसेस हैं उनको स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए आपको सारी ये जो अभी बेसिक चीज़ें बताई हैं, क्लटर फ्री रखना, वॉलेट को क्लटर फ्री रखना, और वो जो सारी चीज़ें मैंने आज इसमें बताई हैं, इन सबको आपको करना पड़ेगा। ये लेवल 1 की चीज़ें हैं और ये आपको तभी काम करेंगी जब आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग कराई है, प्लस में आपका कराई तो क्या मतलब खुद जो भी प्रोसेस मैंने बताया था करवाने के लिए वो करना है, और आपका कुलदेवी की पूजा। एंड देन उसके बाद में मनी ग्रोथ के लिए ना, मनी मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं, इसमें बड़े सारे लेवल होते हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी, जो भी मुझे गाइडेड होगा। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसको आपने पैसे दिए हैं और वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मेक श्योर कि ना आप उस पर स्टक मत रहो, उसको इंसान को माफ करो और वहां से आगे बढ़ो। क्यों, क्या होता है इससे ना, फिर आप एक स्टक एनर्जीज को क्रिएट करते हो, आपको लगा रहेगा जब देखो जिसको देने होते हैं ना वो रिटर्न कर ही देता है। अब इंसान की नीयत नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उस पर खुद को स्टक मत रखना, बट मेक श्योर ऐसे इंसान को आप दोबारा कभी पैसे नहीं दें। और जैसा कि कई बार ना लोगों को आदत होती है कि आप खाना खा रहे हो तो अपने जूठे हाथों से अपने वॉलेट को छू लिया, हैंड बैग को छू लिया, तो ये भी ना बहुत गलत आदतें हैं। इससे क्या होता है, मनी एनर्जी खराब होती है। तो मेक श्योर आप इन आदतों पे भी कंट्रोल लगा लें, ऐसा आपको नहीं करना है। तो मनी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। अब जैसे कि डिसरिस्पेक्ट के कई सारे रीजन होते हैं। अब जैसे कि मैंने उठा के केयर फ्री कई सारे लोगों को पैसे दे दिए, जब जिसने मांगे तब दे दिए, और बहुत सारे पैसे दिए, ऐसा नहीं थोड़े बहुत दिए हैं जो कभी लौटे नहीं। कोई बात नहीं, जो हो गया पास्ट पे फोकस नहीं करते, बट मैं तो आगे बढ़ रही थी। तो जिस वक्त मैंने अपनी उस आदत को सुधारा है, मैंने बहुत सारी सेविंग्स करना शुरू कर दिया है। और जो मेरे अंदर ऐसे कोई आदत नहीं थी, गलत आदतें कभी भी नहीं थी, लेकिन ये एक गलत आदत थी लोगों को पैसे दे देना, तो उस पर मैंने कंट्रोल लगाया। जो मैं बिल्स टाइमली पे नहीं करती थी, जो कि मुझे फैमिली से पास ऑन हुआ था, तो उस पर मैंने कंट्रोल लगाया। अब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अलग अलग सिचुएशंस हो, अलग अलग पैटर्न्स हो, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर नोटिस करना। और मैं आज का कमेंट्स इसका ऑन कर देती हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे वो आज पूछ सकते हैं। और मनी गोल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता है कि आपको कितना अचीव करना है, अब अगर ऐसा कोई गोल है आपका कि भाई अभी जो आपका करंट सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपको जिस सिचुएशन में पहुँचना है, अगर हम फाइनेंसिस की बात करेंगे तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं वो आप ही को पता होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो उसको कैसे ग्रो करोगे, जॉब में हो तो आप कैसे ग्रो करोगे, या तो आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हो, या तो फिर आप अपनी जॉब स्विच कर रहे हो, दूसरा हाई पैकेज पे जा रहे हो। तो ये 2-3 तरीके होते हैं और जॉब्स की कमी नहीं है। एंड रही बात फीमेल्स की, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बड़े सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो आप बाय चॉइस नहीं कर रहे हो। बाकी अर्निंग करना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। घर में जो हाउस वाइफ्स हैं जो कुकिंग करती हैं आजकल, वो भी यूट्यूब से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो ये तो एक एक्सक्यूज़ है कि आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। सो अर्निंग करना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारी जॉब्स हैं। बट अगर आप ये सोचोगे भी सीधे आपकी 1 लाख की नौकरी लगेगी तभी आप जॉब करोगे, तो भी फिर आप स्टक ही रहने वाले हो।
दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको अपने घर का वास्तु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई चीज़ गलत जगह पे रखी हुई है आपने, तो उससे भी क्या होता है ना, फिर फाइनेंशियल लीकेज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कई बार इंसान को बीमारियां लग जाती हैं, गलत ये चीज़ें होती हैं वास्तु की वजह से। तो उसमें क्या करोगे, फिर आप अर्निंग तो कर रहे हो बट वो पैसा कहाँ जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है। तो देखो, जो एंसेस्ट्रल हीलिंग था, इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि वो पहले कराना है। तो अगर आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग कर ली है, प्लस में कुलदेवी की पूजा करनी शुरू कर दी है, तो उसमें आपको बेनिफिट होंगे। लेकिन स्टिल अगर आपने घर का वास्तु करेक्शन नहीं करा है तो भी वो एक प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ता है। सो प्लीज़ आप अपने घर के वास्तु पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और जैसे कि लोगों में कुछ आदतें भी होती हैं कि बैग को उठाकर कभी भी नीचे रख दिया, ज़मीन पर रख दिया, तो ये गलत चीज़ें हैं। आप प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। जो वॉलेट है वो आपके, अगेन जो मनी है वो गॉड्स एंड गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करती है, लक्ष्मी देवी हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि उनको पैरों में रख दिया या फिर नीचे रख दिया। तो उसकी ना रिस्पेक्ट करना सीखो। तो उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे हम भगवान को ट्रीट करते हैं, जो हमारे गॉड्स एंड गॉडेस हैं। जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं, साफ सफाई रखते हैं ना, ऐसे ही गंदे हाथों से तो नहीं छू लेते हैं उनको, कहीं पे भी तो नहीं बिठा देते हैं। तो इसी तरह से ना आपको अपने वॉलेट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप अपने वॉलेट में और आलतू फालतू चीज़ें रखते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, अभी मुझे सारी तो नहीं याद है, खैर मैंने कभी नहीं रखी है, बट जैसा कि मैंने लोगों में देखा है, तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को भी रिमूव करना शुरू कर दो। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।